हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों एक नए अपडेट के साथ आ रहे हैं जो कि उत्तराखंड जुडिशरी से रिलेटेड ये अपडेट है। साथियों इसमें प्रीवियस ईयर पेपर को हम सॉल्व कराने वाले हैं जो कि उत्तराखंड जुडिशरी का जो कि 2009 का ये प्रीवियस ईयर पेपर है। इसी प्रीवियस ईयर पेपर को हम सॉल्व कराएंगे। दोस्तों इसमें आज हम लॉ का पेपर लेकर के आप लोगों के लिए आए हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो मैंने ऑलरेडी करा दिया है, जिसमें जीएस के पोर्शन को मैंने कवर किया है। तो दोस्तों अगर आपने उसको वॉच नहीं किया तो आप उसको भी वॉच कर लीजिए। उसमें मैंने जीएस का पेपर कराया है और इसमें मैं लॉ का पेपर कराने जा रहा हूं, जिसमें कि 150 क्वेश्चन का ये सेट है। जी हाँ दोस्तों, बिना देर किए इसको स्टार्ट करते हैं। साथियों अगर आपको लगता है कि इसका पीडीएफ आपके पास होना चाहिए तो दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप पर जा करके आप लॉ विथ रोनित सर्च कर लेंगे तो वहाँ पे आपको एक ग्रुप मिल जाएगा और उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पे एज यूजुअल आपको ये पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगा। आप साथियों यहाँ पर देख सकते हैं उत्तराखंड सिविल जज जूनियर डिवीजन प्रारंभिक परीक्षा 2009 का ये सामान्य ज्ञान एवं विधि का पेपर है। तो मैंने आपको बता दिया जो सामान्य ज्ञान मीन्स की जो जनरल नॉलेज का पेपर था वो ऑलरेडी मैंने करा चुका है और अब मैं कराने जा रहा हूँ विधि का पेपर मीन्स की लॉ का पेपर। इसी लॉ के पेपर को हम यहाँ पे डील करने वाले हैं। तो देखिए इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है लॉ से रिलेटेड, ये कौन सा क्वेश्चन आ रहा है और किस टॉपिक से आ रहा है। तो साथियों ये जो हमारा टॉपिक से आ रहा है फिर क्वेश्चन नंबर 51, ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम मीन्स की इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का जो कोड है उसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है। देखिए जो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, विशेषज्ञ की राय को समर्थन या विखंडन करने वाले तथ्य सुसंगत हैं। अगर इस प्रकार का कोई तथ्य होता है तो उसका ये इस फैक्ट को क्या रेलिवेंट फैक्ट माना जाता है कि इसको रेलिवेंट फैक्ट नहीं माना जाता है। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी वाला इसका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत ये बातें को बताया गया। अब इसके आप एक्सप्लेनेशन को देखिए, एक्सप्लेनेशन में क्या कर रहा है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 46 के अनुसार वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है मीन्स की जो कहीं रेलिवेंट नहीं है, सुसंगत है, यदि वे विशेषज्ञों की राय का समर्थन करते हैं या उसे ऐसे असंगत हो जबकि ऐसे राय सुसंगत है, तब यहाँ पे माना जाएगा कि वो क्या है, वो रेलिवेंट होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। साथियों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है, निम्न वादों में से कौन सा एक मृत्युकालिक घोषणा से संबंधित नहीं है। यहाँ पे कौन सा ऐसा केस लॉ है जो कि मृत्युकालिक घोषणा से कथन से संबंधित नहीं। अब मृत्युकालिक घोषणा की बात अगर हम करते हैं जिसको डाइंग डिक्लेरेशन करते हैं तो सेक्शन नंबर 32 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन नंबर 32 की क्लॉज 1 में हमको डिफाइन किया हुआ है। तो अब इसमें कौन सा केस लॉ है जो कि मीन्स की सिचुएटेड नहीं है, मीन्स कि उससे कोरिलेट नहीं कर रहा है, किससे, डाइंग डिक्लेरेशन से। तो पहला जो है हमारा क्वीन बनाम एम्प्रेस बनाम अब्दुल्ला का केस है, ये डाइंग डिक्लेरेशन का है। फिर पाकला नारायण स्वामी वर्सेस किंग एम्परर का भी मामला हमारा ये डाइंग डिक्लेरेशन का है। रतन गोड़ बनाम बिहार राज्य, ये भी मामला जो है हमारा डाइंग डिक्लेरेशन से। लेकिन जफर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का ये जो सी वाला ऑप्शन है दोस्तों, यही उससे मैच नहीं कर रहा है, यही डाइंग डिक्लेरेशन से रिलेटेड नहीं हो रहा, तो यही इसका नहीं पूछ रहा है। देखिए कि किससे संबंधित नहीं है, तो निगेटिव में क्वेश्चन पूछा है। आपको इस तरह के क्वेश्चन पे विशेष ध्यान दे करके चलना है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाकला नारायण स्वामी बनाम किंग एम्परर के वाद का संबंध है। तो दोस्तों आप लोगों को अभी मैंने बताया कि जो पाकला नारायण स्वामी का जो वाद है वर्सेस किंग एम्परर का, वो किससे संबंधित है। तो साथियों आप लोगों को पता होना चाहिए जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम सेक्शन नंबर 32 का सब क्लॉज 1 जिसमें डाइंग डिक्लेरेशंस के बारे में बात किया गया, उसी डाइंग डिक्लेरेशन के पार्ट से ये क्या होता है, संबंधित है। कौन सा केस, पाकला नारायण स्वामी बनाम किंग एम्परर। दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार आपसे एग्जामिनेशन में पूछेगा पाकला नारायण स्वामी का, क्योंकि ये पाकला नारायण स्वामी का केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके एक्सप्लेनेशन को साथियों देखिए कि पाकला नारायण स्वामी के एक्सप्लेनेशन में क्या कह रहा है। पाकला नारायण स्वामी बनाम किंग एम्परर का वाद भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 सब क्लॉज 1 पर निर्दिष्ट वाद है। धारा 32 सब क्लॉज 1 के अनुसार जबकि वह कथन किसी व्यक्ति द्वारा अपनी देखिए यहाँ पे लिखा है अपनी मृत्यु के कारण के बारे में या उस व्यवहार की किसी परिस्थिति के बारे में किया गया हो जिसके परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हुई हो, तब उन मामलों में जिसमें उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रश्नगत होता है ऐसे कथन सुसंगत है, चाहे उस व्यक्ति को जिससे उन्होंने किया है उस समय जब वे किए गए थे, मीन्स कि जब वो कोई कन्फेशन कर रहा है, मीन्स कि अपना डाइंग डिक्लेरेशन दे रहा है किसी भी व्यक्ति को, मृत्यु की प्रसंख्या मीन्स कि उसको प्रशंका है कि अब मैं क्या होने वाला हूँ, अब मैं मरने वाला हूँ, मैं डेथ सैया पे, मीन्स कि जो कहा जाता है मृत्यु सैया पे जो लेटा हूँ, मृत्यु सैया पर मीन्स कि उस टाइम उसको आभास हो गया था कि अब मैं मरने वाला हूँ। और जो भी वो बात कर रहा है उस बात को क्या माना जाएगा, एज अ डाइंग डिक्लेरेशन माना जाएगा। और कहाँ पे बताया गया, सेक्शन नंबर 32 के सब क्लॉज 1 में ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में ये बातें बताई गई हैं। तो आपको दोस्तों यहाँ से समझ में आ रहा है कि कहाँ से इंडेक्स वाइज ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको इंडेक्स प्रिपेयर करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से कौन विशेषज्ञ है। इसमें से पूछ रहा है कि किसको विशेषज्ञ माना गया है। जो हस्तलेख विशेषज्ञ होता है उसको विशेषज्ञ माना गया है।
देखिए क्वेश्चन फिर से देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से कौन विशेषज्ञ है? तो अंगुली चिन्ह विशेषज्ञ को कहा गया है, और बैलिस्टिक विशेषज्ञ मीन्स की उपरोक्त ये जितने भी बातें बताई जा रही हैं इन सभी को क्या माना जाएगा? इन सभी को एक्सपर्ट की कैटेगरी में रखा जाएगा और सबको एक्सपर्ट माना जाएगा। किस सेक्शन में माना जाएगा? अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में इन सबको क्या माना जाएगा? एक्सपर्ट माना जाएगा। अब देखिए इसके एक्सप्लेनेशन को, धारा 45 के अनुसार जबकि न्यायालय को विदेशी विधि की या कला की या विज्ञान की किसी भी बात पर हस्तक्षेप या अंगुल चिन्हों या अनन्यता के बारे में राय बनाना हो, तब वो उस बात पर ऐसे विदेशी विधि, विज्ञान या कला या हस्तलेखन या अंगुली चिन्हों को अनन्य विशेषज्ञ प्रश्नों में विशेष कुशलता व्यक्तियों की राय सुसंगत होती है। तो ये बता रहा है कि किस सेक्शन के अकॉर्डिंग हो रहा है, तो इस सेक्शन नंबर 45 की यहाँ पे बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत रेस जेस्टे का सिद्धांत दिया गया है? अब रेस जेस्टे के सिद्धांत के बारे में आप सभी लोगों को पता है कि ये सेक्शन नंबर 6 में दे रहा है रेस जेस्टे का सिद्धांत, और ये इंडेक्स वाइज क्वेश्चन पूछा गया। आपको एज यूजुअल इंडेक्स लर्न होना चाहिए। जब आप अपना बेयर एक्ट खोलेंगे तो उसमें इंडेक्स दिया होता है और उसी इंडेक्स से क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए आप इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 से कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे उत्तराखंड जुडिशरी के एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत स्वीकृति होती है। अब स्वीकृति क्या होती है? या तो लिखित हो सकती है, या तो मौखिक हो सकती है, या तो दोनों हो सकती है। कन्फेशन हम कब दे सकते हैं? कब कोई एडमिशन हम कर सकते हैं? कब किसी भी प्रकार का एडमिशन हम करते हैं, स्वीकृति देते हैं? या तो हम लिख करके भी दे सकते हैं, या तो हम बोल करके भी दे सकते हैं, या दोनों माध्यम से हम दे सकते हैं स्वीकृति। वही बात कह रहा है और ये हमको सेक्शन लर्न करके रखना है। धारा 17 में स्वीकृति के बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं में से किसका संबंध स्व अपराधी से है? साथियों आप सभी लोगों को पता है स्व अपराधी की बात करते हैं, को एक्यूज्ड की बात करते हैं तो धारा नंबर 133 के अंतर्गत ही स्व अपराधी के बारे में बताया गया। और किस एक्ट में बताया गया है? तो ये इंडियन एविडेंस एक्ट में बताया गया। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 133 के अनुसार स्व अपराधी अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध सक्षम साक्षी होगा तथा कोई दोष सिद्धि केवल इसलिए अवैध नहीं होगी, मीन्स कि किसी भी प्रकार का कोई भी दोष सिद्धि इसलिए नहीं अवैध होगी कि वह किसी सह अपराधी के असंपुष्ट परिसाक्ष्य के आधार पर की गई हो, और इसी के बारे में बताया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा सेक्शन नंबर 133 होगा, जो कि हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट के बात कर रहा है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 122 के अंतर्गत विशेषज्ञों की राय प्राप्त है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, मीन्स कि यहाँ पे उसको विशेषाधिकार का राय प्राप्त है, मीन्स कि उसको विशेषाधिकार है, इसको एक प्रिविलेजेस दिया गया है। तो किसको दिया गया है? पति और पत्नी को यहाँ पे प्रिविलेजेस देने की बात की जा रही है। अब ये कैसा प्रिविलेजेस है? ड्यूरिंग मैरिज, जब वो मैरिज करके आते हैं और दोनों आपस में अब कौन सी बातें करते हैं, किस प्रकार की बातें करते हैं, इसको कोर्ट में नहीं कहा जा सकता। इसी को प्रिविलेजेस कम्युनिकेशंस के बारे में बताया गया। और ये कहाँ बताया गया है? तो साथियों ये इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन नंबर 122 में बताया गया है कि हस्बैंड एंड वाइफ जो बात करते हैं उनको प्रिविलेजेस कम्युनिकेशन कहा जाता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। 122 में प्रिविलेजेस कम्युनिकेशन के बारे में बताया गया, हस्बैंड एंड वाइफ के प्रिविलेजेस कम्युनिकेशन के बारे में। ये बातें मैं आपको कई बार बता दिया जिससे कि आपको लर्न रहे, क्योंकि ये एग्जामिनेशन में बार बार हिट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 59 की हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस मामले में अनुश्रुत साक्ष्य ग्राह्य नहीं है? जो कि अनुश्रुत साक्ष्य जो सुनी सुनाई बातें होती हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो एडमिसेबल नहीं है। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों, वो बी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, जहां प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों ने तथ्य किसी अन्य व्यक्ति को बताया है वह उस व्यक्ति का कथन है। मीन्स कि जब कोई भी व्यक्ति क्या कर रहा है, जैसे कि किसी का एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट होने के बाद कोई भागता हुआ आ रहा है और मैंने उससे पूछा कि भाई क्या हुआ, तो उसने कहा कि वो उसके भाई का एक्सीडेंट हो गया। तो ये मैं सुना हूँ बात को, हम जा रहे थे, हमसे कोई तीसरे आदमी ने पूछा कि भाई वो क्या कर रहा था, तो मैंने कह दिया कि अरे वो बता रहा था कि इसी तरह से एक्सीडेंट हो गया। तो इसको क्या कहा जाता है? इसी को अनुश्रुत साक्ष्य कहा जाता है। और इसको कोर्ट ऑफ लॉ जल्दी मानने को तैयार नहीं होती है, क्योंकि ये लोगों के द्वारा कहीं सुनाई बातें होती हैं, इसमें लोग मिर्च मसाला लगाकर बात करते हैं, इसीलिए ये अनुश्रुत साक्ष्य ग्राह्य नहीं होता है। बहुत कम ही मामले में अनुश्रुत साक्ष्य को क्या किया जाता है? ग्राह्य किया जाता है, सभी मामलों में नहीं, जनरली नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से कौन सा दस्तावेज नहीं है? अब इसमें से पूछ रहा है साथियों कि किसको दस्तावेज नहीं माना गया और कौन जो है इसमें दस्तावेज नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर मार्क किया गया है उत्तराखंड जुडिशरी के द्वारा, मीन्स कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा, कह रहा है आरोपी किसी आरोपी से पुलिस द्वारा बरामद चाकू जो न्यायालय में समक्ष के रूप में प्रस्तुत किया जाता हो, इसको दस्तावेज नहीं माना गया है। जब दोस्तों हम लोग सेक्शन नंबर 27 पढ़ते हैं, किसका? इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन नंबर 27 पढ़ते हैं, जिसमें डिस्कवरी ऑफ न्यू फैक्ट के बारे में बताया गया। वही डिस्कवरी ऑफ न्यू फैक्ट के बारे में बात कर रहा है। किसी आरोपी से पुलिस द्वारा बरामद चाकू अगर बरामद कर लिया गया तो आप क्या कर लिए? डिस्कवरी कर लिए किसी न्यू फैक्ट का। ये बात कहाँ बताया गया? ये इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन नंबर 27 में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि हाँ
हाँ 24 में कन्फेशन के बारे में बात कर रहा है, जिसमें टीआईपी के बारे में बात करता है, थ्रेट, इंड्यूसमेंट और प्रॉमिस की बात कर रहा है। 25 में बात कर रहा है पुलिस को कन्फेशन, 26 में बात कर रहा है पुलिस के कस्टडी में दिया हुआ कन्फेशन, 27 में बात कर रहा है डिस्कवरी ऑफ न्यू फैक्ट, और 28 में बात कर रहा है कि कन्फेशन कब रेलिवेंट हो जाएगा, जब टीआईपी को आप क्या कर सकते हैं, रिमूव कर देंगे, तब कन्फेशन रिमूव हो जाएगा। तो उसी के बारे में बताया जा रहा है कि इसको अगर न्यायालय में प्रस्तुत करते हैं तो इसको साक्ष्य के रूप में नहीं माना जाएगा, प्रस्तुत किया गया हो, तो उसी के बारे में बात यहाँ पे कर रहा है। अब नेक्स्ट देखिए साथियों, यहाँ पे इसके एक्सप्लेनेशन को कर रहा है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अनुसार दस्तावेज से ऐसा कोई विषय अभिप्रेत है जिसका किसी पत्थर पर या अंकों पर या चिन्हों के साधन द्वारा या उनमें से एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया हो, जो उस विषय के अभिलेखन के प्रयोजन से उपयोग किए जाते हो, आशय तो उपयोग किया जा सकता हो। किसी भी वर्ड से, किसी भी लिथोग्राफीज पे, किसी भी स्टोन पे अगर हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चिन्ह बना देते, कोई भी मार्क बना देते, कोई भी लेटर लिख देते, कोई भी वर्ड लिख देते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, उस समय उसको डॉक्यूमेंट कहा जाता है। उसी के बारे में बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं, कौन सा कथन सही नहीं है। अब इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर इन्होंने सी मार्क किया, सभी सुसंगत तथ्य ग्राह्य होते हैं, ये बात सही नहीं है। मीन्स कि जितने भी रेलिवेंट फैक्ट होते हैं सभी को हम क्या कर सकते हैं, एडमिसेबल नहीं कर सकते हैं। मीन्स कि जितनी जरूरत हो उतना ही दो। जब हम लोग सेक्शन नंबर 39 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ते हैं तो उसमें बताया जाता है कि जितनी जरूरत हो, जितनी बात जरूरत हो, न्यायालय को जितनी बात चाहिए उतनी ही बात आप कोर्ट में पेश करेंगे, उससे ज़्यादा आप बात को पेश नहीं करेंगे। अगर 1000 पेजेस पे अगर कोई बात लिखा है, अगर उस पेज में अगर 999 नंबर के पेज पर पैराग्राफ 1 दिया है तो बस हम उतने ही बात कोर्ट को के सामने लेके जाएंगे। हम 1000 हम पेज नहीं लेकर के जाएंगे कि नहीं माय लॉर्ड आप खाली बैठे, आप 1000 पेज पलट के पढ़ते रहिए कहाँ लिखा है, नहीं। तो ये बात हमको सेक्शन नंबर 39 में देखने को मिलता है। जितना चीज़ का जरूरत होगा उतना ही चीज़ हम कोर्ट के सामने लेके जाएंगे, बाकी सभी चीज़ों को हम कोर्ट के सामने नहीं देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात कर रहा है साथियों, भारतीय साक्ष्य अधिनियम कि कौन सी धारा यह प्रावधान करती है कि दस्तावेज की अंतर्वस्तु प्राथमिक साक्ष्य द्वारा साबित की जा सकती है। मीन्स कि जो दस्तावेज की अंतर्वस्तु होता है, कोई भी उसमें का चीज़ होता है, कोई भी उसमें का मटेरियल होता है, वो किससे साबित किया जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा धारा 64 इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका जो एक्सप्लेनेशन है साथियों देखिए, साक्ष्य अधिनियम की धारा 64 के अनुसार दस्तावेज एतसीमन पश्चात वर्णित अवस्थाओं को छोड़कर, मीन्स कि जो अवस्था बताया गया उस अवस्था को छोड़कर प्राथमिक साक्ष्य द्वारा साबित करना होगा। धारा 61 दस्तावेज की अंतर्वस्तु की सबूत के बारे में तथा धारा 62 प्राथमिक साक्ष्य के बारे में प्रावधान करती है, जबकि धारा 63 में द्वितीयक साक्ष्य के बारे में प्रावधान किया गया, जो सेकेंडरी एविडेंस के बारे में इसमें बताया गया। तो आप इस तरह से देखते चल रहे हैं कि एक्सप्लेनेशन के साथ क्या क्या बातें कर रहा है क्वेश्चन, और उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको अपने आंसर को मार्क करना है और एप्रोप्रिएट आंसर भी देख करके मार्क करना है। साथियों आपको ये देख करके समझ में आ रहा होगा कि अगर आपका इंडेक्स पे कमांड है, किसी भी लॉ के इंडेक्स पे कमांड है, तो आप मान के चलिए कि आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन उस स्टेट का रुकने वाला नहीं है, क्योंकि इंडेक्स बेस्ड जितना क्वेश्चन पूछा जाता है उतना कहीं से भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। अभी तक आप लोगों ने देखा जितना भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है सभी के सभी इंडेक्स बेस्ड ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कोई भी किसी भी इलस्ट्रेशन से नहीं पूछा जा रहा है, कोई भी किसी एग्जाम्पल से नहीं पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा संबंधित है पश्चातवर्ती तथ्यों द्वारा पुष्टि के सिद्धांत से। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा सेक्शन नंबर 27 होगा। अभी इसके बारे में मैंने बताया, डिस्कवरी ऑफ न्यू फैक्ट के बारे में मैंने बताया। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देख लीजिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अनुसार परंतु जब किसी तथ्य के बारे में यह अभी साक्ष्य दिया जाता है कि किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से जो पुलिस ऑफिसर की अभिरक्षा में हो प्राप्त जानकारी के परिणाम स्वरूप उसका पता चलता हो, ऐसे तथ्य की जानकारी में उतनी चाहे वह संस्कृति की कोटि में आता हो या नहीं, जितनी एतद द्वारा पता चलते हुए उसे तथ्य से स्पष्ट संबंधित किया जा सकता है। और डिस्कवरी ऑफ न्यू फैक्ट से हमारा सेक्शन नंबर 27 क्या करता है, डील करता है, और उसी के बारे में बात कर रहा है कि अगर कोई ऑफेंस कमिट कर दिया गया, ऑफेंस के बाद अगर किसी भी फैक्ट को हम क्या करते हैं, ढूंढ निकालते हैं, किसी भी सबूत को ढूंढ निकालते हैं, उसी के बारे में पश्चातवर्ती तथ्यों के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 64 की हम साथियों बात करते हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा सबूत का भार बदलने से संबंधित नहीं है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 102, सेक्शन नंबर 102 में सबूत का भार क्या करता है, बदलने से नहीं है, बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करता है, ऑनस ऑफ प्रूफ सेक्शन नंबर 102 के अंतर्गत बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा रेस
एब्सोल्यूटेटर के सिद्धांत से संबंधित है। रेस एब्सोल्यूटेटर का मतलब होता है जो परिस्थितियां स्वयं बताती हैं, मीन्स कि ऐसा कोई परिस्थिति उत्पन्न होता है जो कि स्वयं बता रही है। जैसे कि मान लीजिए कि एक कमरे में दो लोग मौजूद थे, एक आदमी का गला काट दिया गया, तो यही तो परिस्थितियां बता रही हैं कि दूसरा आदमी ने क्या किया, उस व्यक्ति के गला को काट दिया। तो ये कौन बताता है, ये सेक्शन नंबर 106 हमको ये इस प्रकार का साक्ष्य देता है। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। साक्ष्य अधिनियम की धारा 104 घटना स्वयं प्रमाण के सिद्धांत पर आधारित है। इस धारा के अनुसार जबकि कोई तथ्य विशेष किसी व्यक्ति के ज्ञान में है, तब उस तथ्य को साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होता है। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा द्वितीयक साक्ष्य की ग्राह्यता का प्रावधान करती है। अब कौन सी धारा है जो द्वितीयक साक्ष्य की ग्राह्यता के बारे में बता रहा है। तो दोस्तों अगर सेकेंडरी एविडेंस के साक्ष्य की ग्राह्यता के बारे में बता रहा है तो सेक्शन नंबर 65 बता रहा है, और यही इलेक्ट्रॉनिक की बात कर देता है तो 65A हो जाएगा और 65B भी यहाँ पे हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 की हम बात करते हैं साथियों। देखिए इसमें दे रहा है निम्नलिखित में से भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा कहती है कि स्वीकृति तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं है, मीन्स कि जो स्वीकृत तथ्य हैं उसको साबित करने की आवश्यकता नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर जो धारा 58 है यही बताती है कि धारा 58 के अंतर्गत ये बातें कही गई है। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। धारा 58 के अनुसार किसी ऐसे तथ्य को किसी कार्यवाही में साबित करना आवश्यक नहीं है, मीन्स कि किसी भी ऐसे फैक्ट को आपको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है जिसे उस कार्यवाही के पक्षकार द्वारा या उसके अभिकर्ता सुनवाई पर स्वीकार करने के लिए सहमत हो जाते हैं, या जिसे वे सुनवाई के पूर्व किसी स्वाक्षरित लेख द्वारा स्वीकृत करने के लिए सहमत हो जाते हैं, या जिसके बारे में अभिवचन संबंधित किसी तत्समय प्रवृत्त नियम के अधीन यह समझ लिया जाता है कि उन्होंने उसे अपने अभिवचन द्वारा स्वीकार कर लिया है। तो ये बात कहाँ हमको बताई जा रही है, तो ये बात धारा 58 के अंतर्गत ये साथियों बताई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 68 है। अब इस क्वेश्चन में क्या करा, धारा 113B दहेज हत्या की उपधारणा भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जोड़ा गया था। तो साथियों आप सभी को पता होगा कि 1986 के अंतर्गत ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जोड़ा गया था, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और यहाँ से लगातार क्वेश्चन बन रहा है। यहाँ पे भी जोड़ा गया था और साथियों कहाँ पे भी जोड़ा गया था, इंडियन पिनल कोड में भी जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था, 304B को वहाँ पे जोड़ा गया था। तो आप दोनों जगह से लर्न करके रखेंगे। यह धारा दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1986 के द्वारा जोड़ा गया था। तो आप देख सकते हैं अमेंडमेंट कब का हुआ है और उस अमेंडमेंट एक्ट से भी यहाँ पे क्या किया जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप क्वेश्चन को ऑब्जर्व करिए कि क्वेश्चन कहाँ से एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है, और वही चीज़ जगह पे आप क्या करिए, बार बार हिट करिए, उसी चीज़ को आप लर्न करने का कोशिश करिए, आप उसको बार बार पढ़ने का कोशिश करिए। देखिए सफलता आपके कदमों चूमेंगी। क्वेश्चन नंबर 69 की हम बात करते हैं। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। अब इन सब में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, इस प्रकार के भी क्वेश्चन जब आप यूपी PCSJ एग्जामिनेशन दिए होंगे, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, तो साथियों उसमें इस टाइप का क्वेश्चन भर के पूछा गया था, और उसमें से एक क्वेश्चन हमको ये देखने के लिए मिलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य जो है सही सुमेलित नहीं है। तो साथियों जो इसका बी वाला है, मूक साक्ष्य की जो बात करता है वो धारा 120 में नहीं, धारा 119 में बात करता है। मीन्स कि जो गूंगे व्यक्ति के द्वारा अगर किसी भी प्रकार का रिटेन साक्ष्य दिया जाता है तो उसको मौखिक साक्ष्य माना जाता है, और ये कहाँ दिया गया, ये धारा 119 के अंतर्गत दिया गया है, धारा 120 में नहीं दिया गया। मीन्स कि बाल साक्षी धारा 121 में, पक्षद्रोही जो हॉस्टाइल विटनेस 154 में दिया जाता है, और जो ये विशेषज्ञों की राय धारा 45 के अंतर्गत दिया जा रहा है। ये बी वाला जो है हमारा ये गलत आंसर, यहाँ पे 120 नहीं, यहाँ पे 119 धारा होता तो ये भी सही होता है, लेकिन यहाँ पे जो क्या कर रहा है सही नहीं है, तो यही हमारा बी वाला ऑप्शन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70 की हम बात करते हैं साथियों। यहाँ पे यह दृष्टांत की अ और ब का 100 की हत्या के लिए संयुक्त परीक्षण हो रहा था, मीन्स कि दोनों का ज्वाइंट ट्रायल हो रहा था। यह साबित हो जाता कि अ ने क्या कहा, अ ने कहा वो और मैंने 100 की हत्या की है, संबंधित है। ये तो ये किस चीज़ से संबंधित है, अगर इस प्रकार से अगर ज्वाइंट ट्रायल हो रहा था और ज्वाइंट ट्रायल के दौरान अगर उसने कहा कि अ और ब हम दोनों लोग हत्या से संबंधित है, तो ये किस चीज़ से संबंधित होता है। तो दोस्तों ये संबंधित है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 से संबंधित है, जहाँ पे को एक्यूज्ड के बारे में बताया गया है। तब देखिए साथियों यहाँ पे इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। प्रश्नगत दृष्टांत धारा 30 के दृष्टांत पर आधारित है। धारा 30 के अनुसार जबकि एक से अधिक व्यक्ति एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित है तथा ऐसे व्यक्ति में से किसी एक के द्वारा अपने को और ऐसे व्यक्ति में से किसी अन्य को प्रभावित करने वाली की गई संस्वीकृति को साबित किया जाता है, तब न्यायालय ऐसी संस्वीकृति को ऐसे अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध
तथा ऐसी स्वीकृति करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध विचार में ले सकेगा, उसी के बारे में ये बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 71 की हम बात करते हैं साथियों। शिनाख्त परेड सुसंगत है। जो शिनाख्त परेड होता है ये किससे संबंधित होता है साथियों? जो कि हम लोग शिनाख्त करवाते हैं, किसी चीज़ की खोजबीन करवाते हैं, किसी चीज़ की नहीं किसी व्यक्ति की अगर शिनाख्त करवाते हैं, पहचान करवाते हैं कि हाँ ये व्यक्ति, अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो आप आकर के पहचान लीजिए, कि शिनाख्त कर लीजिए कि ये आप ही के घर का आदमी मरा है, कि आप ही का ये पर्स है, कि आप ही का ये बैग है, इन्हीं का ये कपड़ा है। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को शिनाख्त परेड कहा जाता है। और ये साथियों कहाँ दिया गया है? तो ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत बताया गया, जिसमें हम लोग क्या कहते हैं? इसमें हम लोग कहते हैं इसको हम लोग टीआईपी के नाम से जानते हैं। और टीआईपी किस प्रकार का ये होता है? यहाँ पे सामान को सर्च करने के लिए, सामान को मीन्स कि व्यक्ति को आप सर्च कर सकते हैं और साथ साथ यहाँ पे क्या कर सकते हैं? अपने सामानों को भी पहचान कर सकते हैं। उसी के बारे में ये बात कर रहा है कौन? सेक्शन नंबर 9 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का धारा 9 के अंतर्गत ये बात हमको देखने को मिलता है। इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। वे तथ्य जो किसी व्यक्ति या वस्तु की पहचान स्थापित करते हैं धारा 9 के अधीन सुसंगत घोषित किए गए हैं। इस प्रकार की पहचान की आयु, ऊंचाई, बाल, रंग, आवाज, पैर का निशान, अंगूठा निशान, धर्म आदि सुसंगत है। अगर इस प्रकार का भी कोई उस व्यक्ति के ऊपर निशान होता है तो ये धारा 9 के अंतर्गत ये इसको क्या माना जाता है? रेलेवेंट माना जाता है। और जब हम रेलेवेंसी की बात करते हैं तो साथियों ये 6 से लेकर के सेक्शन नंबर 6 से लेकर के 55 तक फॉल करता है। अगर हम स्पेसिफिक सेक्शन नंबर 5 की बात करते हैं तो वहाँ पे ये बताता है रेलिवेंट फैक्ट क्या होता है और किस फैक्ट को हम रेलिवेंट फैक्ट कहेंगे, ये धारा 5 बताया। लेकिन अगर हम रेलिवेंसी की बात करते हैं, कहाँ से हम रेलिवेंसी देखते हैं? तो सेक्शन नंबर 6 से लेकर के सेक्शन नंबर 55 के बीच में हम देखते हैं। और वही सेक्शन नंबर 9 की बात कर रहा है कि यहाँ पे इन सभी चीजों को क्या माना गया है? रेलिवेंट माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों। निम्नलिखित में से किस धारा में भारतीय प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 द्वारा संशोधन किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? तो साथियों ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत यहाँ पे किया गया था। अब एक्सप्लेनेशन देखिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 17 में सन 2000 के अधिनियम संख्या 21 की धारा 92 में दूसरी अनुसूची द्वारा संशोधन करके इसको जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दे रहा है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 को जोड़ी गई थी। तो अभी 113 बी के बारे में पूछा गया था, कब वो जोड़ा गया था, और 113 क के बारे में पूछ रहा है ये कब जोड़ा गया था? तो साथियों जो बी वाला जोड़ा गया था ये 1986 में वो जोड़ा गया था। और ये कब जोड़ा गया था? तो ये 1983 में जोड़ा गया था। उसके 3 वर्ष बाद ये मीन्स कि ये 113 बी को जोड़ा गया था 1986 में। और यहाँ पे 1983 की अगर हम बात करते हैं साथियों तो 1983 में क्या जोड़ा गया था? 113 को जोड़ा गया था। तो आपको इस फैक्ट को लर्न करके रखना है। देखिए दोनों ऐड किया गया था और दोनों एडिंग के बारे में यहाँ पे पूछ लिया गया। और ये 113 बी और 113 ए हमारे लिए दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सेक्शन जब हम प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। एक टॉपिक से 25 क्वेश्चन यहाँ पे ये टेकअप कर रहा है। मीन्स कि 25 क्वेश्चन का वेटेज आप समझ सकते हैं, बहुत ही बढ़िया वेटेज है। और हमको तो ऐसा नहीं लग रहा है कि इंडियन एविडेंस एक्ट में ऐसा कोई भी क्वेश्चन आया हो जो आपसे न बनता हो। ऐसा सारा का सारा इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन था। और आप चाहेंगे तो सभी के सभी क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं? आप अपने एग्जामिनेशन में बना करके आ सकते हैं। मीन्स कि आप अपने एग्जामिनेशन में अच्छा मार्क करके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 74 की हम बात करते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सम्मिलित है। अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम में क्या सम्मिलित है? तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। मीन्स कि जो प्रिवेंसियो जूरिस केवल और प्रिवेंसियो ह्यूमनस केवल, मीन्स कि कोई एक, ये ए और बी दोनों यहाँ पे सम्मिलित होते हैं। तो ये इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में बताया गया, आप उसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में विशेषाधिकार उपबंधित है। तो विशेषाधिकार के बारे में कहाँ पे बताया गया है? तो विशेषाधिकार के अगर बारे में हम देखते हैं तो केवल अधिकार के रूप में इसको बताया गया है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए वाला करेक्ट आंसर इसका मार्क किया गया। दोस्तों आपने अभी ऑब्जर्व किया कि जितने भी इंडियन एविडेंस एक्ट से क्वेश्चन बन रहे थे उन सभी क्वेश्चन को मैंने कराने का भरपूर प्रयास किया। साथ साथ जो एक्सप्लेनेशन हो सकता था उस एक्सप्लेनेशन के बारे में मैंने आपको एज यूजुअल बताने का भी कोशिश किया। दोस्तों एक रिक्वेस्ट आपसे और है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। और दोस्तों कमेंट सेक्शन होता है, आप कमेंट सेक्शन में जाइएगा और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये सेशन कैसा आपको लग रहा है। क्या इस प्रकार के सेशन और आपको चाहिए? तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा साथियों, जिससे कि हमें भी थोड़ा सा और मोटिवेशन मिलता रहे और इस प्रकार के मैं आपके लिए सेशन डेली लेकर के आता रहूँगा। अब देखिए जो हमारे पास आ जा रहा है दंड प्रक्रिया संहिता से रिलेटेड साथियों क्वेश्चन आ जा रहा है। अब इससे देखते हैं कितने क्वेश्चन हमारे उत्तराखंड
जुडिशरी में बने थे 2009 में। दोस्तों एज यूजुअल पेपर ऐसा ही आता है, पेपर में किसी भी प्रकार के चेंजेस नहीं किए जा सकते हैं। अब थोड़ा सा चेंजेस ये किया जा सकता है कि आपको रीजन और असर्शन बेस्ड क्वेश्चन दे दिया जा सकता है, केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन दे दिया जा सकता है, इससे ज़्यादा परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 76 वाले, दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा सैन्य बलों के सदस्यों को गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान करने के प्रावधान के बारे में बताती है? तो साथियों आप सभी को पता होता है कि अगर कोई डिजर्टर होता है तो उसके लिए क्या किया जाता है। अगर सैन्य बल को गिरफ्तार करना होता है, अगर स्टेट गवर्नमेंट का रहता है तो स्टेट गवर्नमेंट से प्रायर परमिशन लेना होता है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी से क्या करता है, प्रायर परमिशन लेता है। और ये बात कहाँ बताई गई है? धारा 45 में, मीन्स की सेक्शन नंबर 45 ऑफ सीआरपीसी के अंतर्गत ये बातें हमको बता दिया गया। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 45 के अनुसार धारा 41 से लेकर के 44 तक की धाराओं में किसी बात के होते हुए भी संघ के सशस्त्र बलों का कोई भी सदस्य अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन करने में अपने द्वारा की जाने वाली या तत्परता किसी बात के लिए तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक केंद्र सरकार द्वारा सहमति नहीं ले ली जाती है। अगर वो केंद्र सरकार से जब तक अनुमति नहीं दे दी जाती है तब तक किसी भी मिलिट्री वाले को आप क्या कर सकते हैं, आप अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। और अरेस्ट के बारे में कहाँ बताया गया साथियों? तो हम चैप्टर नंबर 5, जब हम लोग सीआरपीसी का चैप्टर नंबर 5 पढ़ते हैं और किस सेक्शन से लेकर के सेक्शन नंबर 41 से लेकर के 60A का जब हम लोग वो देखते हैं, स्लॉट देखते हैं, यही हमारा इंडेक्स पॉइंट होता है। इसी को हम बार बार आपसे कहते हैं कि आपको रेंज भी लर्न करके रखना होता है। चैप्टर नंबर 5 में हमको अरेस्ट के प्रोविजंस के बारे में बताया गया और अरेस्ट का प्रोविजन कहां से स्टार्ट होता है? सेक्शन नंबर 41 से लेकर के सेक्शन नंबर 60A के बीच में हमारा अरेस्ट का पूरा प्रोविजन स्टार्ट होता है और इसी के बारे में हमको अरेस्ट के बारे में बताया जाता है। बताया ये भी जाता है कि कब प्राइवेट व्यक्ति भी अरेस्ट कर सकता है, कब मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा अरेस्ट किया जा सकता है। मजिस्ट्रेट साहब जब किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करेंगे तो कहां पे अरेस्ट करेंगे? अपने लोकल जुरिस्डिक्शन में करेंगे। किस मामले में करेंगे? कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में, बेलेबल मामले में कि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको सेक्शन नंबर 41 से लेकर के 60 के बीच में आपको मिल जाएगा। इसी में मिल जाएगा अरेस्ट हाउ मेड। जब आप सेक्शन नंबर 46 पढ़ेंगे तो उसमें बताया जा रहा है अरेस्ट हाउ मेड, किस प्रकार से किसी भी व्यक्ति को आपको अरेस्ट करना है। जब सेक्शन नंबर 43 आप पढ़ेंगे तो प्राइवेट पर्सन के अरेस्ट के बारे में बताया गया। जब 44 आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे मजिस्ट्रेट साहब के अरेस्ट के बारे में बताया गया। तो साथियों इन सभी प्रोविजंस को आपको अपने दिमाग में रखना है जिससे कि जैसे ही कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है आपको तुरंत डायरेक्ट हिट करना है। आपको अन्य बच्चों की तरह नहीं रहना है, उस पर पहले आपको लर्न ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 की हम बात करते हैं। संक्षिप्त विचारण के अधिकतम अवधि जिसके लिए कारावास दिया जा सकता है। जो संक्षिप्त विचारण होता है, जो समरी ट्रायल होता है, मीन्स कि संक्षिप्त विचारण जिसको कहा जाता है, तो कहाँ उसकी अधिकतम अवधि का कारावास कितना दिया जा सकता है? तो 3 महीने से अधिक उसको नहीं दिया जा सकता है। अब ये कहाँ बात बताई गई है? धारा 262 के सब क्लास 2 के अनुसार 3 माह से अधिक अवधि के लिए कारावास का दंडादेश इस अध्याय के अधीन किसी दोष सिद्धि के मामले में नहीं दी जा सकती। इससे ज़्यादा आप नहीं दे सकते। यहाँ पे स्पेसिफिक होकर के दे दिया 3 माह से अधिक आप किसी को कारावास नहीं देंगे। किसमें? जब संक्षिप्त विचारण आप करेंगे, जब समरी ट्रायल आप करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 78 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 सब क्लॉज 1D के अंतर्गत अपने माता पिता जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं को भरण पोषण का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है? तो यहाँ पे कौन उत्तरदायी है? पुत्र तथा पुत्री दोनों। अब पुत्र को भी शामिल कर लिया गया और साथ साथ पुत्री को भी शामिल कर लिया गया। अगर यहाँ पे ये किस चीज़ की बात करता है साथियों? ये मेंटेनेंस की बात करता है। अगर इसके रेंज के बारे में हम बात करते हैं तो सेक्शन नंबर 125 से लेकर के सेक्शन नंबर 128 का अगर हम रेंज देखते हैं तो यहाँ पे मेंटेनेंस के बारे में बात करता है। और मेंटेनेंस किसको किसको दिया जा सकता है? वाइफ को दिया जा सकता है, चिल्ड्रन को दिया जा सकता है, और जो उसको उस गार्जियन को भी यहाँ पे क्या किया जा सकता है? मेंटेनेंस दिया जा सकता है। तो इन्हीं सभी चीज़ों के प्रोविजंस के बारे में 125 से लेकर के 128 के बारे में बताया गया। साथियों अगर हम स्पेसिफिक होकर सेक्शन 125 के बारे में बात करते हैं तो ये सेकुलर प्रोविजन होता है। ये हिंदू लॉ पे भी लागू होता है 125 और मुस्लिम लॉ पे भी लागू होता है। ये नहीं कि हमारा फैमिली लॉ है, फैमिली लॉ इसको डिवाइड नहीं करता है। मीन्स डिवाइड करने का मतलब कि इसको वायलेट नहीं करता है। ये हिंदू लॉ पे भी 125 लागू होता है और मुस्लिम लॉ पे भी 125 लागू होता है, क्योंकि इसमें हिंदू लॉ भी आने वाला है उत्तराखंड जुडिशरी में और साथ साथ मुस्लिम लॉ भी आने वाला है। इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे आपको बता दिया हूँ। अगर 125 से क्वेश्चन आ रहा है तो वो सेकुलर प्रोविजन इसको माना जाता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखिए साथियों, यहाँ पे क्या दिया है इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। विजय मोहन अरावत बनाम काशीराव राजा के बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारित किया है कि पिता जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। दोस्तों आपको पता होगा कि हमारे 9 माइनर एक्ट शामिल हो गए हैं किसमें? यूपी पीसीएसजे का जब हम एग्जामिनेशन देने जाते हैं, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन देने जाते हैं, तो वहाँ पे 9 माइनर एक्ट को शामिल कर लिया गया। और उस 9 माइनर एक्ट में दोस्तों एक गार्जियन
के लिए भी जो डिसेबिलिटीज़ जो गार्जियन एक्ट है, मीन्स कि जिसमें बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जो बुजुर्ग जो पेरेंट्स हैं, उनका एक अधिनियम है, उस अधिनियम को शामिल किया गया। वहाँ पे भी उनको मेंटेनेंस मिलता है और साथ साथ यहाँ पे भी मेंटेनेंस के प्रोविजंस के बारे में बताया गया। तो वहाँ पे ये बताया गया है कि आप जो गार्जियन होंगे, जो बुजुर्ग पेरेंट्स होंगे, जो सीनियर सिटीजन एक्ट शामिल किया गया, उस सीनियर सिटीजन एक्ट एक ही जगह से सिर्फ और सिर्फ मेंटेनेंस ले सकता है। ये नहीं कि 125 से भी लेगा वो मेंटेनेंस सीआरपीसी के, और जो वहाँ पे जो गार्जियनशिप एक्ट बनाया गया है, जो सीनियर सिटीजन एक्ट बनाया गया, वहाँ से भी लेगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक जगह से उनको मेंटेनेंस लेने का अधिकार है। इस प्रकार से भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या दोनों जगह से मेंटेनेंस प्राप्त कर सकता है? जो जी बिल्कुल नहीं, एक जगह से ही मेंटेनेंस प्राप्त करेंगे, या तो सीआरपीसी 125 से प्राप्त करेंगे या फिर सीनियर सिटीजन एक्ट से वो जा करके क्या करेंगे, मेंटेनेंस प्राप्त करेंगे। अपनी विवाहिता पुत्री को जिसके पास आय के पर्याप्त साधन है, धारा 125 के अधीन भरण पोषण का दावा कर सकता है। इस प्रकार पुत्री चाहे विवाहित हो या अविवाहित, यदि पर्याप्त साधन वाली है तो अपने पिता या माता को, जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, भरण पोषण का भत्ता देने के लिए दायित्वधीन होगी। अगर लड़की अगर सफिशिएंट अमाउंट में कमा रही है, अगर पिता माता क्या हैं, डिसेबल हो गए हैं, असमर्थ हो गए हैं, अगर वो अपना भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं, तो पुत्री भी क्या कर सकती है, पुत्री को भी यहाँ पे लाइबल बनाया गया। किस लिए? कि आप अपने पिता को और अपने माता को क्या करें, आप अपनी माता को और पिता को यहाँ पे मेंटेन करें, उसी के बारे में बात किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, यहाँ पे दे रहा है क्वेश्चन नंबर 79, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2C परिभाषित की गई है। तो 2C कहाँ परिभाषित की गई है? कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के बारे में बताया जाता है कि संज्ञेय अपराध किसको होता है, और उसी के बारे में डिफाइन किया गया। तो साथियों आप क्वेश्चन को देख लीजिए कि क्वेश्चन का क्या नेचर है, कितने इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 80 की हम बात करते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 306 के अंतर्गत सह अपराधी को कौन क्षमा दे सकता है? जो सह अपराधी होता है उसको कौन क्षमा दे सकता है? केवल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, केवल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, केवल प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट, उपर्युक्त सभी के द्वारा यहाँ पे क्या किया जा सकता है, उसको क्षमा दिया जा सकता है। किसके अकॉर्डिंग? सेक्शन नंबर 306 ऑफ सीआरपीसी, धारा 306 के अधीन सह अपराधी को क्षमादान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट या आपराधिक या अपराध जांच या विचारण करने वाले प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा किया जा सकता है। इन्हीं लोगों के द्वारा किया जा सकता है। साथियों मेरा मानना है कि अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर लगा करके जाते हैं तो मान के चलिए आप अन्य व्यक्तियों से, अन्य बच्चे जो एग्जामिनेशन देने आएंगे, आप उनसे आगे रहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है। और दोस्तों हमारे पास 10 साल का प्रीवियस ईयर पेपर है, वो 10 साल का मैं प्रीवियस ईयर पेपर आपके एग्जामिनेशन से पहले कंडक्ट करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 81 की हम बात करते हैं। सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण की प्रक्रिया का प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता में प्रदत्त किया गया। तो साथियों ये कहाँ किया गया है? तो धारा 225 से लेकर के धारा 237 के बीच में ये क्या किया गया है? तो यहाँ पे सत्र न्यायालय के सक्षम विचारण की प्रक्रिया के बारे में प्रावधान पूछ रहा है। दोस्तों ये देखिए अभी रेंज की मैं बात कर रहा हूँ, वही रेंज से क्वेश्चन पूछ दिया कि किस धारा से लेकर के किस धारा के बीच में पूछा जा रहा है। तो धारा 225 से लेकर के धारा 237 के अंतर्गत ये पूछा जा रहा है। तो आप इसको रेंज को भी कहीं आपसे रेंज भी पूछा जा सकता है, तो आपको रेंज को भी अपने दिमाग में रखना है। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करते हैं। सत्र न्यायालय द्वारा मृत्यु दंड की पुष्टि के लिए उच्च न्यायालय भेजे जाने पर उच्च न्यायालय के पास क्या शक्ति होता है? दंड को पुष्टि कर सकता है। ये किस सेक्शन में बताया गया है? जब धारा 366 हम पढ़ते हैं, किसका? जब सीआरपीसी का धारा 366 पढ़ते हैं। दोस्तों ये देखिए प्रॉब्लम क्या पूछ रहा है। प्रॉब्लम ये कह रहा है कि अगर सेशन जज के द्वारा या सेशन जज साहब के द्वारा या सेशन न्यायालय के द्वारा जब किसी भी व्यक्ति को डेथ पनिशमेंट इम्पोज किया जाता है, अगर उनको दे दिया जाता है, तो उस डेथ पनिशमेंट को एग्जीक्यूट करने से पहले आपको क्या करना पड़ता है? कन्फर्मेशन कराना पड़ता है। कहाँ से कन्फर्मेशन कराना पड़ता है? तो दोस्तों ये अन्य कोई अथॉरिटी कन्फर्मेशन नहीं करती। इसकी जो कन्फर्मेशन देने की पावर होती है, जो अथॉरिटी होती है, वो उस स्टेट का हाई कोर्ट होता है। अगर हाई कोर्ट अगर वहाँ पे कन्फर्मेशन दे देता है अंडर सेक्शन 366 ऑफ सीआरपीसी, तो वहाँ पे उसके पनिशमेंट को क्या किया जाता है? उसके बाद से उसके पनिशमेंट को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। अब देखिए वही क्वेश्चन पूछ रहा है। दंड की पुष्टि कर सकता है, दंड को रद्द भी कर सकता है। अगर उसको लगता है, अगर हाईकोर्ट के पास गया है वहाँ पे पुष्टि कराने के लिए, अगर हाईकोर्ट को लग रहा है कि नहीं ये सेंटेंस क्या इसको दिया गया, ये गलत दिया गया, तो उसके सेंटेंस को रद्द भी कर सकता है। और सी वाले में जो बात कर रहा है, विधि सम्मत अन्य दंडादेश भी पारित कर सकता है। अगर उसको लगता है कि जो सेशन जज के द्वारा या सेशन कोर्ट के द्वारा ये दंड पास किया गया या दंड एप्रोप्रिएट इसके लिए नहीं है, तो वो वहाँ पे क्या कर सकता है? वो अलग दंड पास कर सकता है। यह उपर्युक्त सही इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों इससे रिलेटेड जो भी प्रोविजन थे उन सभी प्रोविजन को मैंने आपको अच्छे से बताने का कोशिश किया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 83, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2H परिभाषित करती है। 2H किस चीज को परिभाषित करती है? तो साथियों आप सभी लोगों को पता है कि अन्वेषण के बारे में बात करता है। कौन सा बात करता है? 2H की अगर हम बात करते हैं तो
इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। धारा 2H के अनुसार अन्वेषण के अंतर्गत वे सभी कार्यवाहियां हैं जो इस संहिता के अधीन पुलिस अधिकारी द्वारा या मजिस्ट्रेट के भिन्न किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त प्राधिकार किया गया है साक्ष्य एकत्र करने के लिए किया जाता हो, उसी के बारे में बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 84 की हम बात करते हैं साथियों। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत विवाह के विरुद्ध अपराध के लिए अभियोजन के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो ये किसमें किया गया है साथियों? इसका जो करेक्ट आंसर होगा धारा 198 के अंतर्गत इसके बारे में बताया गया है। सीआरपीसी की अगर हम बात करते हैं, विवाह विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन के बारे में प्रावधान धारा 198 में किया गया, जबकि धारा 196 में राज्य के विधि विरुद्ध अपराधों के अभियोजन के बारे में तथा 197 में न्यायाधीशों और लोक सेवकों के अभियोजन के बारे में प्रावधान किया गया। ये सारी बात किस चीज़ की बताई जा रही है साथियों? ये सारी बातें सीआरपीसी की बताई जा रही है। जब यहाँ पे आप लोक सेवक देख रहे हैं तो आप लोक सेवक आपको याद आना चाहिए सेक्शन नंबर 21 वाला लोक सेवक। और ये सेक्शन नंबर 21 वाला लोक सेवक कहाँ है? जब आप इंडियन पिनल कोड पढ़ते हैं वही सेक्शन 21 वाला लोक सेवक की बात यहाँ पे की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 85 की हम बात करते हैं साथियों। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में यह प्रावधान किया गया है कि किसी व्यक्ति द्वारा पुलिस अधिकारी को किया गया कथन यदि लेखबद्ध किया जाता है तो कथन करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया जाएगा? तो किसके द्वारा किया जाएगा? तो जब आप 162 आप पढ़ेंगे, जब सेक्शन नंबर 162 पढ़ेंगे तो वहाँ पे एज यूजुअल लिखा है कि आप वहाँ पे सिग्नेचर नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की हम बात करते हैं। निम्न में से दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में अग्रिम जमानत की व्यवस्था की गई है? तो साथियों आप सभी को पता है कि 438 के अंतर्गत ही क्या किया जाता है? अग्रिम जमानत की बात की जाती है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करते हैं। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कारावास के दंड की सजा पारित कर सकता है। जो कारावास होता है उसका दंड का सजा कैसे पारित कर सकता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ए वाला होगा। 7 वर्ष से अधिक की सजा की बात कर रहा है। अंधिक की सजा की बात, अधिक नहीं अंधिक की सजा के बारे में बात कर रहा है। कौन की? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। इनके पास इतना ही पावर होता है कि 7 साल का सजा पारित कर सकते हैं। अब इनके एक्सप्लेनेशन को देखिए। धारा 29 के अनुसार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय मृत्यु या आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास के दंडादेश के सिवाय कोई भी ऐसा दंडादेश दे सकता है जो विधि द्वारा प्राधिकृत है। इस प्रकार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट 7 वर्ष के कारावास के लिए कारावास का दंड दे सकता है, उसी के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। देखिए यहाँ पे 87 नंबर क्वेश्चन तक पूछा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ जा रहा है, भारतीय दंड संहिता मीन्स इंडियन पेनल कोड से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है। अब इसके क्वेश्चन को हम यहाँ पर टच करेंगे और टारगेट करेंगे कि कौन कौन सा इसमें क्वेश्चन पूछा गया। तो हम उस रेंज को भी समझते जाएंगे और उस केस लॉ को भी समझते जाएंगे। अगर उस सेक्शन कोई बेस्ड आ रहा है तो उसको भी हम यहाँ पे समझते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाद में चित्त विकृतता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित में कतिपय महत्वपूर्ण सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया? तो साथियों आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि सेक्शन नंबर 84 को हम लोग जब देखते हैं, जब सेक्शन नंबर 84 को छोड़िए, आप जब पार्ट 4 पढ़ते हैं, किसका? जब इंडियन पिनल कोड का आप पार्ट 4 पढ़ते हैं तो पार्ट 4 में आपको देखने के लिए मिलता है कि जनरल एक्सेप्शन के बारे में बात करता है। दोस्तों मैं पूरा रेंज के साथ आपको बता रहा हूँ। पार्ट 4 आप पढ़ते हैं, जब मीन्स चैप्टर नंबर जब आप 4 पढ़ते हैं इंडियन पिनल कोड का, तो वहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिलता है? आपको जनरल एक्सेप्शन देखने को मिलता है। ये जनरल एक्सेप्शन किस सेक्शन से होता है? सेक्शन नंबर 76 से लेकर के 106 के अंतर्गत ये क्या करता है? फॉल करता है। इसी को जनरल एक्सेप्शन हम लोग कहते हैं। तो आपको चैप्टर का नाम पता चल गया कि चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा चलता है, और उसके बाद से आपको रेंज भी पता चल गया कि किस सेक्शन से, सेक्शन नंबर 76 से लेकर के सेक्शन नंबर 106 के अंतर्गत ये क्या किया गया? डिफाइन किया गया। दोस्तों इसमें इस प्रकार का बाइफर्केशन भी किया गया है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की बात इसमें की जाती है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस क्या होता है। अगर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की हम बात करते हैं तो दोस्तों इसमें 96 से लेकर के 106 के बीच में अगर हम बात करते हैं तो बाइफर्केशन करके दे देता है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कहाँ पे डिफाइन किया गया है। जब हम इंडियन पिनल कोड की बात करते हैं तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस हमको डिफाइन किया गया सेक्शन नंबर 96 से लेकर के 106 में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में हमको बताया गया कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस क्या होता है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई। इसी में दोस्तों एक सेक्शन होता है जिसको हम लोग सेक्शन नंबर 84 के नाम से जानते हैं, और इस सेक्शन नंबर 84 में क्या बताया जाता है? अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के बारे में बताया जाता है। मीन्स की विकृत चित्तता व्यक्ति के बारे में बताया जाता है। मीन्स की अनसाउंड माइंड के बारे में बताया जाता है। जो लूनेटिक होता है, जो इडियट होता है, उसके बारे में बताया जाता है। उसी पागलपन के बारे में बताया जा रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस वाद में चित्त विकृतता के आधार पर प्रतिरक्षा के संबंध में कतिपय महत्वपूर्ण सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया? तो साथियों इसका करेक्ट आंसर आपका होगा मैकनाटन का वाद आता है। तो दोस्तों ये जो मैकनाटन का वाद आया था, इसमें एक रूल दिया गया था, एक गाइडलाइन पेश किया गया था कि किस किस व्यक्ति को हम क्या करते हैं, किस किस व्यक्ति को हम लोग पागल समझते हैं। ये नहीं कि जो भी व्यक्ति आ रहा है कोर्ट में, अगर उसने कोई ऑफेंस कर दिया, ऑफेंस करने के बाद कहने लगा कि मैं तो पागल था साहब, मैं जब ऑफेंस किया था मैं पागल था, उसको रीजनेबल ग्राउंड बताना पड़ेगा। और ये किस प्रकार का पागलपन यहाँ पे होना चाहिए? जो यहाँ पे पागलपन होना चाहिए
वो लूनैटिक होना चाहिए, इडियट होना चाहिए, और क्या करना चाहिए, इस प्रकार का पागल नहीं होना चाहिए जो लॉ उसको बताता है। मीन्स कि मेडिकली तौर पे अगर वो पागल बन करके आ रहा है, अगर डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ये पागल है तो उसको नहीं माना जाएगा। जब तक के लॉ के तौर पे उसको नहीं प्रूफ कर दिया जाता है कि ये व्यक्ति पागल है, तब तक नहीं माना जाएगा कि वो व्यक्ति पागल है। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। चित्त विकृतता या पागलपन से संबंधित भारतीय विधि भारतीय दंड संहिता की धारा 84 में उपबंधित है, जो मैकनाटन के वाद में प्रतिपादित प्रथम 2 अवधारणाओं पर आधारित है, जिसमें प्रथम दूसरा है और तीसरा है के उत्तर लिया गया है। यह कथन आरोपित मस्तिष्क अवस्था के मामले में उत्तरदायित्व का परीक्षण प्रतिपादित करता है। धारा 84 के आवश्यक तत्व निम्नलिखित है। कार्य एवं अवयस्क मस्तिष्क वाले व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए। दूसरा, ऐसे व्यक्ति को कार्य की प्रकृति या ख यह कि कार्य विधि विरुद्ध था, ग यह कि कार्य दोषपूर्ण था, समझने में निश्चित असमर्थ था। मीन्स कि जो वो ऑफेंस कर रहा था, जो वो एक्ट कर रहा था, वो अपने एक्ट को नहीं समझ पा रहा था कि मैं किस प्रकार का एक्ट कर रहा हूँ। वो पता चल रहा है कि किसी का गर्दन काट करके और उसके गर्दन को उसका गर्दन काट के और दूसरे हाथ में अपने लटका कर घूम रहा है, उसको पता ही नहीं चल पा रहा है कि वो किया क्या, उसने किस प्रकार का ऑफेंस किया है। तो इस व्यक्ति को क्या करेंगे, पागल कहेंगे। और ये डिफाइन कहाँ किया गया, तो ये आईपीसी के सेक्शन नंबर 84 के अंतर्गत डिफाइन किया गया, और इसको कहा जाता है सामान्य अपवाद, जनरल एक्सेप्शन के नाम से इसको जाना जाता है। जनरल एक्सेप्शन के नाम से इसको जाना जाता है। सेक्शन नंबर 84 में ये फॉल करता है। यहाँ तक की ये बात आपको समझ में आ गई। ये इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैंने इस पर टाइम लिया। यहाँ से बार बार भर के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। कहीं के भी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन दे लीजिए, यहाँ से सेक्शन नंबर 84 से आपको 85 से 82 से 83 से, मीन्स कि पूरा जनरल एक्सेप्शन से चैप्टर 4 से पूरा क्वेश्चन भर के पूछे जाते हैं। प्रिलिमिनरी के लिए ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा दंगा की परिभाषा करता है। अब दंगा के बारे में कौन परिभाषित करता है साथियों, एफरे के बारे में सेक्शन नंबर 159 बात करता है। और पनिशमेंट एफरे की कहाँ दिया गया था, धारा 160 के अंतर्गत पनिशमेंट फॉर एफरे के बारे में बताया गया है। तो ये दंगा की बात कर रहा है, एफरे जिसको हम लोग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करते हैं। ए जेड की जेब में हाथ डालता है, जेड की जेब से चोरी करने का प्रयत्न करता है, ए अपने प्रयास में असफल रहता है, जेड की जेब में कुछ नहीं मिलता है। ए ने कौन सा अपराध किया, तो साथियों आप सभी को पता है चोरी करने का उसने प्रयत्न किया। और ये मैं आपको रेलिवेंट सेक्शन बता दे रहा हूँ। जब आप सेक्शन नंबर 511 में जाएंगे और जब उसके एक्सप्लेनेशन पे आप जाएंगे, वहाँ पे इलस्ट्रेशन दिया है, एक्सप्लेनेशन दिया है, उसके एक्सप्लेनेशन ए और बी को एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो आपको एज यूजुअल आपको मिल जाएगा। इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। प्रश्नगत सामान्य समस्या धारा 511 के दृष्टांत ख पर आधारित है। यहाँ पर ए जो है चोरी करने का प्रयत्न का दोषी होगा। अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आएगा तो इसको आपको लर्न करके रखना है। और देखिए ये कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, ये इलस्ट्रेशन दृष्टांत बेस यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मैं आपको बताते ये भी चल रहा हूँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। मैं उस संबंधित केस लॉ को भी मैं बता दे रहा हूँ, उस इलस्ट्रेशन को भी मैं बताते हुए चल रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए, भारतीय दंड संहिता की निम्न में से कौन सी धारा प्रतिनिधिक दायित्व से संबंधित है। तो साथियों जब प्रतिनिधिक दायित्व की बात करते हैं, जब क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी की बात करते हैं, तो ये हमको बताया कहाँ जाता है, जब हम धारा 120A पढ़ते हैं और धारा 120B पढ़ते हैं, जिसमें क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी की बात की जाती है। और ये इंडियन एविडेंस मीन्स कि ये इंडियन पिनल कोड का टर्मिनोलॉजी है, तो ये इसी के बारे में बता रहा है। दोस्तों इससे रिलेटेड एक केस लॉ आ रहा है जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और आपको इस केस लॉ को जानना जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनेशन में बार बार ये केस लॉ पूछ देता है। नलिनी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का केस इससे संबंधित है। किससे से, 120 क से और 120 ख से। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92 का। निम्नलिखित में से भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित करती है। तो विधि विरुद्ध जमाव की बात करते हैं तो धारा 141 के अंतर्गत ही विधि विरुद्ध जमाव के बारे में यहाँ पे बताया जाता है। साथियों ये सारी तथ्य के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 93 की हम बात करते हैं। निम्न वादों में कौन सा एक वाद भारतीय दंड संहिता की धारा 34 से संबंधित है। धारा 34 से कौन संबंधित है, तो साथियों आप सभी को पता है कि वारेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर का जो मामला है वो किससे संबंधित है, वो ही हमारा धारा 34 से संबंधित है, और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके साथ साथ महबूब शाह वर्सेस किंग एम्परर का भी मामला संबंधित होता है धारा 34 से। GM देसाई का भी मामला संबंधित होता है धारा 34 से। तो दोस्तों इस प्रकार के बहुत से केस हैं, और जो वारेंद्र कुमार घोष का केस है दोस्तों, इसको पोस्ट मास्टर केस नाम से भी हम लोग जानते हैं। और जब हम महबूब शाह किंग एम्परर के बारे में बात करते हैं, उस केस लॉ को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उसको सिंधु रिवर के नाम से भी केस से हम लोग जानते हैं। तो देख लीजिए ये बात यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की। यहाँ पे कह रहा है सूत्र तथ्यगत भूल क्षम्य है संबंधित है। ये किस बात से संबंधित है, तो दोस्तों इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो भी होगा, भारतीय दंड संहिता की धारा 76 से संबंधित है, जो भी इसकी मिस्टेक ऑफ फैक्ट के बारे में बात कर रहा है। मिस्टेक ऑफ लॉ और मिस्टेक ऑफ फैक्ट के बारे में बात करता है। इसका एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए। भूल से संबंधित
भारतीय विधि द्वारा धारा 76 में उपबंधित धारा 76 के आवश्यक तत्व निम्नलिखित हैं। पहला, एक व्यक्ति द्वारा किया गया कोई कार्य जिसे करने के लिए वह विधि द्वारा बाध्य है। दूसरा, एक व्यक्ति द्वारा किया गया कोई कार्य जिसे करने के लिए वह अपने आप को विधि द्वारा बाध्य समझता है। सी, यहाँ पे कंडीशंस बताएगा किस किस कंडीशन में ये फॉल कर रहा है, जो 76 वाला हमारा सेक्शन है वो किस किस कंडीशन में फॉल कर रहा है। तीसरा, यह विश्व तथ्य की भूल के कारण होने चाहिए, न कि विधि के भूल के कारण। मीन्स कि ये जो विश्वास है, विश्व ने भी यहाँ पे जो विश्वास होना चाहिए ये तथ्य की भूल के कारण होना चाहिए, न कि विधि के भूल के कारण होना चाहिए। उसने सद्भावनापूर्वक ये विश्वास किया हो। सद्भावनापूर्वक की अगर हम बात करते हैं तो इंडियन पिनल कोड में गुड फेथ के बारे में कहाँ डिफाइन किया गया, तो साथियों गुड फेथ में इंडियन पिनल कोड में सेक्शन नंबर 52 के अंतर्गत डिफाइन किया गया। क्वेश्चन नंबर 95 की हम बात करते हैं यहाँ पे साथियों, तो देखने को मिलता है भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा कहती है कि कोई अपराध नहीं है जो दुर्घटना से घटित होती है। अगर कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है, अगर एक्सीडेंट से कोई भी घटना घटित होती है तो उसको अपराध के अंतर्गत नहीं लाया जाता है। और ये अपराध के बारे में हमको कहाँ बताया जाता है, जब हम इंडियन पिनल कोड के बारे में पढ़ते हैं और सेक्शन नंबर 80 पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक्सीडेंट के बारे में बताया जाता है, जहाँ पे ड्यू केयर एंड कॉशन के साथ हम कोई भी वर्क करते हैं, ड्यू केयर एंड अटेंशन के साथ हम लोग कोई भी वर्क करते हैं। अगर वहाँ पे भी किसी प्रकार का एक्सीडेंट हो जाता है तो वो क्या होता है, वो जनरल एक्सेप्शन में फॉल कर जाता है और वहाँ पे आपको रिबेट मिल जाता है। इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए, धारा 80 के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से और किसी आपराधिक आशय के अपराध या ज्ञान के बिना विधिपूर्ण साधनों द्वारा द्वारा उचित सतर्कता और सावधानी के साथ विधिपूर्ण कार्य करने से हो जाता है, उसी के बारे में ये बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 96 की हम बात करते हैं साथियों, यहाँ पे दे रहा है निम्न में से भारतीय दंड संहिता की किस धारा को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के उल्लंघन का कारण असंवैधानिक घोषित किया गया। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो धारा 303 को यहाँ पे क्या कर दिया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया। जब आप पढ़ते हैं धारा 303 तो यहाँ इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया। अब इसके केस लॉ को भी मैं बता दे रहा हूँ किस केस लॉ के साथ अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया गया था। तो साथियों आप सभी को मिट्ठू सिंह का केस पता होगा, उसी मिट्ठू सिंह के केस से धारा 303 को क्या कर दिया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया। अगर इसके रेंज के बारे में अगर हम बात करते हैं, जब 303 में आप पहुँच गए हैं तो इसके रेंज के बारे में, ये चैप्टर नंबर 16 है, किसका, आईपीसी का चैप्टर नंबर 16 है। ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडीज के बारे में बात करता है, ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी के बारे में। ये कौन सा चैप्टर जो 16 है, ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी के चैप्टर के बारे में बात करता है। दोस्तों अगर इसके हम रेंज की बात करते हैं तो ये 299 से स्टार्ट होता है, सेक्शन नंबर 299 से स्टार्ट होता है, जिसमें कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर की बात करता है, मर्डर के बारे में बात करता है, पनिशमेंट ऑफ मर्डर के बारे में बात करता है, मीन्स कि इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में ये बात करता है। और कहाँ तक हो जाता है, ये 377 तक जाता है। ये सबसे बड़ा चैप्टर है हमारे आईपीसी का, कौन सा, चैप्टर नंबर 16 जो ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडीज़ के बारे में बात कर रहा है। और ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 299 से लेकर के 377 तक। तो साथियों इस प्रकार से आपको जो मेन टॉपिक है उसका आपको रेंज भी इसी तरह से लर्न होना चाहिए, तभी आप एग्जामिनेशन में बैठेंगे तो आपको एग्जाम देने में मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 97, दोस्तों जब आप एग्जामिनेशन में बैठा करिए तो वहाँ पे एंजॉय करिए, ऐसा नहीं कि प्रेशर में आप आ जाइए। आपको पैनिक बिल्कुल नहीं होना चाहिए है एग्जामिनेशन में, क्योंकि जब आप पैनिक होकेंगे तो आपसे आता हुआ भी क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पैनिक में बिगड़ जाता है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको कूल माइंडेड रहना है। जब कभी भी आप एग्जामिनेशन दीजिए एकदम फ्री होकर के एग्जामिनेशन में बैठिए और ऐसे पेपर को आप टच करिए जैसे कि आपको सारा क्वेश्चन, अगर आपको क्वेश्चन कोई न भी आ रहा तो आप पॉजिटिवली यही प्रिज्यूम करके चलिए कि ये क्वेश्चन हमको क्या हो रहा है, आ रहा है, और उस क्वेश्चन को वहाँ पे मार्क लगा करके छोड़ दीजिए। जब आप री अटेम्प्ट करेंगे, मीन्स उसको दोहरा करके जब आपके पास टाइम बचता है, जब उस पर आप कंसीडर करेंगे तो आपको क्वेश्चन देखिएगा, डेफिनेटली आपको वो क्वेश्चन बन जाएगा। और यही रूल होता है, यही तरीका होता है एक अच्छे स्टूडेंट का, जिसको कि मेन प्री एग्जामिनेशन आसानी से क्लियर हो जाएगा। आप उस पर पॉजिटिवली रहिए, उस पर आप टेंशन ना ले लीजिए, अरे यार ये तो क्वेश्चन ही नहीं बन रहा है, देखिए उसको छोड़ दीजिए, दूसरे क्वेश्चन को करिए, दूसरा क्वेश्चन से क्या पता कोरिलेट करके वो क्वेश्चन आपका बन जाए आसानी से। तो इस प्रकार का स्ट्रेटजी आप एग्जामिनेशन में फॉलो करिएगा। क्वेश्चन नंबर 97 की बात करते हैं, निम्न में से भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण के दंड से संबंधित है। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो धारा 306 के अंतर्गत ये बात बताई गई है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। धारा 301 में जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के आशय था उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु कारित करके आपराधिक मानववध के बारे में प्रावधान किया गया है, जबकि धारा 306 के आत्महत्या के दुष्प्रेरण के बारे में तथा धारा 307 में आत्महत्या मीन्स की हत्या के प्रयत्न के बारे में प्रावधान किया गया, धारा 309 में आत्महत्या के प्रयत्न के बारे में प्रावधान किया गया। तो इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में ये बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 98 की हम साथियों यहाँ पे बात करते हैं, निम्न में से भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा छल के अपराध से संबंधित है। तो छल के अपराध से कौन है, तो धारा 417 के अंतर्गत छल के अपराध के बारे में बताया गया। क्वेश्चन नंबर 99 की हम साथियों में बात करते हैं, निम्न वादों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। अब इसमें से कौन सा है जो सही
सुमेलित नहीं है। तो जो मैकनाटन का रूल आपने देखा है, जो धारा 84 में अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की बात करता है। डीपीपी वर्सेस वियर्ड की बात करते हैं, धारा 84 से हमारा संबंधित है। वासुदेव बनाम पेप्सू का जो मामला है धारा 76 से संबंधित है, 86 से संबंधित है। और जो भाव जीवा जी बना मूल जी, ये 79 से संबंधित नहीं है, ये इसका गलत आंसर होगा। ठीक, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। भारतीय दंड संहिता की धारा 320 के अंतर्गत उपहति कितनी किस्म की घोर उपहति में सम्मिलित है। जो उपहति होती है इसके कितने किस्म होती है, तो साथियों आप सभी को पता होना चाहिए कि जो धारा 100 के अंतर्गत बताया गया है, मीन्स की धारा 320 के अंतर्गत बताया गया है, ये उपहति की बात कर रहा है, मीन्स की ग्रीवियस हर्ट के बारे में बताया जा रहा है। और ये कितने प्रकार की होती है, तो दोस्तों ये 8 प्रकार की उपहति होती है। मीन्स की पुरस्त्व हरण, मीन्स की आप उसको नामर्द कर दें, इमेस्कुलेशन कर दें। सेकंड में किसी भी नेत्र की दृष्टि को आप क्या कर सकते हैं, विच्छेद कर सकते हैं। तीसरा कर रहा है किसी भी कान की श्रवण शक्ति को आप क्या कर सकते हैं, विच्छेद कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। और 4 में क्या कह रहा है, किसी की अंग या जोड़ को आप विच्छेद कर सकते हैं। 5वें में कह रहा है किसी भी अंग या जोड़ की शक्ति का नाश कर सकते हैं या अस्थायी ह्रास कर सकते हैं। 6ठे में क्या कह रहा है, सिर या चेहरे का विदूषीकरण कर सकते हैं, मीन्स कि आप सिर या चेहरा उसका मार करके तोड़ दीजिए। कोई उपहति जो जीवन की संकटापन उत्पन्न करता है, जिसके कारण वो 20 दिन तक अपनी क्रियाकलाप नहीं कर पाता है, तो आप क्या मानेंगे, आप ये मानेंगे कि उसके साथ आपने क्या कर दिया, आपने उसके साथ ग्रीवियस हर्ट कर दिया, मीन्स कि 320 का आपने उसके साथ ऑफेंस कर दिया। क्वेश्चन नंबर 101 की बात करते हैं। भारतीय दंड संहिता का कौन सा उपबंध जल प्रदूषण को दंडनीय बनाता है, तो ये कौन सा बनाता है, तो साथियों जब आप कभी भी पढ़ते हैं जल प्रदूषण के बारे में तो धारा 277 के अंतर्गत ये बातें बताई जाती हैं। अब एक्सप्लेनेशन को देख लीजिए। धारा 277 के अनुसार जो कोई किसी लोक जल या स्रोत या जलाशय के जल को स्वेच्छा या इस प्रकार भ्रष्ट या कुलूषित करता है कि वह उस प्रयोजन के लिए जिसके लिए वह मामूली तौर पर उपयोग में आता था, उपयोग किए जाने के लिए था, लेकिन उसने क्या कर दिया, तो उस जल को उसने कुलूषित कर दिया, मीन्स उस जल को उसने दूषित कर दिया, तो आप कहाँ पे फॉल करेंगे, अब धारा 277 के अंतर्गत आपको पनिशेबल किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया किस प्रकार से मैंने आपके क्वेश्चन को, तो दोस्तों यहाँ तक जितना हो सका था मैंने वो करवाया है। इसको हम पार्ट फर्स्ट नाम दे देते हैं। साथियों जो इसमें का क्वेश्चन बच रहा है उसको हम पार्ट सेकंड में कराएंगे अपने इसी यूट्यूब चैनल पे। अगर आप फर्स्ट देख लेते हैं तो आपकी इच्छा जाहिर सी बात है जागृत होगी और आप पार्ट सेकंड भी देखना चाहेंगे। दोस्तों ये सेशन बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए मैं इसको 2 पार्ट में कर रहा हूँ कि आपको भी पढ़ने में आसानी रहेगा और मुझे बनाने में वीडियो भी आसानी रहेगा। तो दोस्तों हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर आपसे जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।